दोस्तों नमस्कार, जेड प्लस में आपका स्वागत है। नेपाल में युवा छात्रों ने युवाओं ने ऐसी क्रांति की, ऐसा गदर मचाया कि पूरी सरकार का तख्ता पलट हो गया। प्रधानमंत्री तो देश ही छोड़कर भाग गए, हेलीकॉप्टर से उड़ गए। झोला लेकर आए थे, झोला लेकर चले गए। और अंत में वहाँ की एक बहुत ईमानदार मानी जाने वाली रिटायर्ड जज को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। उन्होंने मार्च में नए चुनाव की घोषणा की है। पार्लियामेंट को भंग कर दिया गया और व्यापक हिंसा की गई। हिंसा की शुरुआत हुई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन करने से लेकर के, लेकिन सिर्फ बात अगर इतनी होती तो हिंसा इतना इस व्यापक रूप में सामने ना आती। लोगों का गुस्सा पहले से भरा पड़ा था, लोग गुस्से में थे और नेपाल सरकार द्वारा सोशल मीडिया को बैन करने या ऐसी शर्तों को लगाने, ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस को लगाने की वजह, इसके पीछे बहुत बड़ा इसकी वजह रही लोगों के असंतोष या गुस्से के पीछे। बताया जा रहा था कि तमाम उन्होंने गाइडलाइंस इशू किया और कहा कि सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और बहुत सारे, उन्हें उनसे कंप्लायंस करना होगा और नेपाल गवर्नमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार उनको उस डेट तक एक उनको समय सीमा दिया गया था डेडलाइन, उस पर उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब है कि आप उनके अनुसार आप चलेंगे। रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब है कि आप उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। उनके बताए हुए रास्ते क्या हैं सबको मालूम है। गोदी मीडिया जैसे इंडिया में है, वैसे गोदी मीडिया वहाँ भी है। गोदी मीडिया का मतलब क्या है कि सरकार की गोद में बैठी हुई मीडिया। सरकार की गोद में बैठी हुई कौन सी मीडिया है? जो सरकार के हिसाब से चलती है, सरकार से वो फेवर पाते हैं, सरकार से उनको तमाम विज्ञापन मिलते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से पैसे, प्रत्यक्ष रूप से पैसे, हर तरह से पैसे ही पैसे मिलते हैं। तो वो दिन भर वो मीडिया और मीडिया के एंकर सरकार का गुणगान करते रहते हैं, महिमा मंडन करते रहते हैं, सरकार का ही पक्ष रखते रहते हैं, विपक्ष को दोषी ठहराते हैं। दूसरे ऐसे तत्व जो कि सरकार का विरोध कर रहे हैं या सरकार की कमियों पर कोई बात कर रहे हैं, तो उनको एक तरह से विलेन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उन्हें देशद्रोही बताया जाता है, उन्हें समाजद्रोही बताया जाता है, उन्हें पढ़ा लिखा नहीं बताया जाता, उन्हें कहा जाता है कि अनपढ़ हैं, गंवार हैं, और हर तरह से उनकी इमेज खराब, व्यक्तिगत हमले भी किए जाते हैं अगर कोई उनका खुलासा करने की कोशिश की जाती है कि करता है। तो यही हाल नेपाल में था जो भारत में था। अब वहाँ चूंकि छोटा देश है और एक चिंगारी मिल गई सोशल मीडिया बैन से। सोशल मीडिया की बैन की तारीख निकल गई उनके रजिस्ट्रेशन कराने की। उसके बाद बड़े बड़े सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बैन लग गया, वो बंद हो गए और इसको लेकर के युवाओं में गुस्सा आ गया और सारे युवा एक साथ देश के तमाम हिस्सों से वो सड़कों पर आ गए। और उसका एक स्याह पक्ष ये रहा कि हिंसा गांधीवादी तरीकों से नहीं हुआ, बल्कि हिंसक आंदोलन में कन्वर्ट हो गया। व्यापक हिंसा हुई और तमाम सरकारी बिल्डिंगों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस की फायरिंग में करीब 19 से 20 छात्रों के मारे जाने की खबर है, ऑफिशियल रिपोर्ट्स। और कई नेताओं की पिटाई हुई, उनके घरों को आग लगाया गया। कुल मिलाकर के व्यापक हिंसा के बीच में ही नेपाल के प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से, उनके कई मंत्री उनके साथ, और काफ़ी पैसा रुपया ट्रंक में लेकर के वो भाग निकले, क्योंकि जो लूट रहे थे जिस तरह से देश में, तो उसका ये परिणाम हुआ था। वो कई बार से प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे जुगाड़ बना करके, चुनाव से नहीं हारते थे, लेकिन तिकड़म भिड़ा करके वो प्राइम मिनिस्टर बन जा रहे थे बार बार। राजशाही समाप्त होने के बाद से लोकतांत्रिक व्यवस्था जरूर कायम हुई, रिपब्लिक भी घोषित किया गया, लेकिन राजनीतिक स्थिरता नेपाल में हमेशा एक दूर की बात रही। कभी भी वो सपना साकार नहीं हो पाया ठीक से। उसके पीछे था पॉलिटिशियंस की पदलोलुपता और आकंठ भ्रष्टाचार में लिप्त होना। इतने ज़्यादा भ्रष्टाचारी और इतना ज़्यादा पॉलिटिशियन की पदलोलुपता, कुर्सी के पीछे हर समझौता करने के लिए तैयार, कोई सिद्धांत नहीं, कोई
जन सेवा की बात नहीं, सीधा कुर्सी चाहिए और जो जितना पैसा लूट सकता है लूट सके। नेपाल के राजनीतिज्ञों के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े बंगलों में बंगले बने हुए हैं, अय्यासी की ज़िंदगी जी रहे हैं, और वहीं पर नेपाल की आम जनता महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी के पत्थर से दबी हुई है, कुचली हुई है। यहाँ पर भारत से जो तुलना की जाती है या भारत के संदर्भ में जो बात की जा रही है वो ये है कि वहाँ की सामाजिक व्यवस्था और भारत की सामाजिक व्यवस्था एक सी है, दोनों। वो कभी हिंदू राष्ट्र भी था। वो जो गुस्से के पीछे इतनी गुस्सा क्यों, इतना गुस्सा क्यों, इतनी नाराजगी क्यों? नाराजगी का मुख्य कारण था, जो भारत में भी है, कि समाज के उच्च वर्ग के, उच्च जाति के एक विशेष वर्ग के लोगों का, जो कि नेपाली समाज के 12% लोग हैं, सिर्फ 12%, वो सारी प्रशासनिक, शासनिक और राजनीतिक पदों पर वही कायम है। प्राइम मिनिस्टर तो वो, राष्ट्रपति बनेंगे तो वो, सेनाध्यक्ष बनेंगे तो वो, दूसरे तमाम उच्च प्रशासनिक और गैर प्रशासनिक राजनीतिक पदों पर वो काबिज हैं, सत्ता की सारी मलाई काट रहे हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के देश का पैसा लूट रहे हैं। विदेशी बैंकों में उनके पैसे भरे जा रहे हैं और उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, और आम नेपाली भारत जैसे देशों में आकर के वॉचमैन की नौकरी कर रहा है, बेचारा रात में जागते रहो चिल्ला रहा। गुस्सा बहुत पहले से था, और भारत जैसे देश और नेपाल में की सामाजिक स्थितियों में बहुत अंतर नहीं है। भारत में वहाँ तो 12% लोग हैं, यहाँ तो 5-6% लोग हैं जो सत्ता में काबिज हैं। आज भी देखा जाए तो रिसर्च के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स को आप ले लीजिए, 90% आपको एक जाति के लोग मिलेंगे। जुडिशरी में 90% की जाति के 1%, 90% लोग एक जाति के मिलेंगे। प्रशासन में भी तो आरक्षण से 50% का मामला हुआ तो कुछ और जातियों को प्रतिनिधित्व मिला है, नहीं तो आप हिसाब लगाएंगे तो वहाँ भी करीब कमोबेश कुछ साल पहले तक यही हाल था कि 90% लोग एक ही जाति से आते थे। अब जो एक ही जाति के लोग हैं, जाहिर सी बात है वो दूसरों के लिए दरवाजे बंद कर देते हैं, नहीं आने देते हैं ऊपर। इंटरव्यू को आप ले लीजिए, भारत में IAS की एक टॉपर का रिकॉर्ड अगर सामने रखा जाए तो उसको रिटेन में खाली 41% मिले हैं, 41% स्कोरर है रिटेन की, और उसको इंटरव्यू में 72% मार्क्स दिए गए और वो IAS की टॉपर बन गई। तो अब यहीं पर देखिए ये व्यवस्थाएं बनाई गई हैं खाली फेवर करने के लिए। रिसर्च आपको किसी प्रोफेसर के अंडर में, गाइड के अंडर में काम करना है तो वो नहीं चाहेगा कि कोई और जाति बिरादरी के बच्चे आगे बढ़ें, तो कहेगा इनके अंदर टैलेंट ही नहीं है, टैलेंट तो खाली उन्हीं के पास है। इसी तरह से जुडिशरी में भी जहाँ पर परीक्षाएं नहीं है, सीधे जजेस की नियुक्ति होती है, वहाँ पर भी कास्ट फैक्टर के आरोप लगते हैं। कहने का मतलब है कि जाति व्यवस्था में जो लोग ऊपर हैं वो व्यवस्था को अपने हिसाब से बना लेते हैं। अब उसका लाभ उन्हीं को मिल रहा है, उन्हीं के लाभार्थी वहाँ पर हर जगह बैठे हुए हैं। तो जितने भी इंटरव्यू बोर्ड्स हैं वहाँ भी वही बैठे हुए हैं, जितने भी प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स और HOD हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो भी वहाँ बैठे हुए हैं। दूसरे बच्चों को आने नहीं देते, आगे नहीं बढ़ने देते हैं। न्यायपालिका में भी एक ही बिरादरी के लोग ज़्यादा भर गए हैं, तो उससे भी न्याय नहीं मिल पाता लोगों को, क्योंकि जाति कास्ट का बहस हो ही जाता है। एक जो भी अब उसमें लीगल प्रोसेस है उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाया जा सकता। तो कास्ट बायस इंडिया में बहुत ज़्यादा है और पब्लिक के असंतोष का यही बहुत बड़ा कारण है। नेपाल में वो गुस्सा भर रहा था और गुस्सा बढ़ते बढ़ते बॉइलिंग पॉइंट पर आ गया, और इतना बॉइलिंग पॉइंट पर आ गया कि पूरे नेपाल में आग लग गई। युवा शक्ति अपने असली स्वरूप में आ गई, युवाओं की ताकत है। अगर आप याद करना चाहेंगे तो जब गांधी जी ने भी आंदोलन शुरू किया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तभी उन्होंने युवाओं को आगे आने की अपील की थी। युवा आए और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सफल हुआ। फिर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नारा दिया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और युवाओं को आगे आने का
उन्होंने आह्वान किया, युवा आगे आए और आंदोलन कामयाब रहा। 1942 में करो और मरो का नारा दिया गांधी जी ने, युवाओं को आह्वान किया, युवा सामने आए और वो आंदोलन भी करीब करीब कामयाब रहा। यहाँ तक कि 75 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने जब इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ लोगों को एकजुट करने के लिए आवाज़ उठाई, तो उन्होंने भी युवाओं को इकट्ठा होने का नारा दिया। युवा इकट्ठा हुए और देश में सत्ता परिवर्तन हुआ। यही चीज़ नेपाल में हुआ है। जब युवा गुस्से में होगा, वो सड़कों का रुख करेगा, तो परिवर्तन होना अवश्यंभावी है। यही हाल दूसरे देशों का भी होगा। चाहे वो श्रीलंका की भी घटना रही हो, युवाओं ने विद्रोह कर दिया, वहाँ पर परिवर्तन हुआ। इसके पहले बांग्लादेश में भी हुआ और युवाओं ने विद्रोह किया और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को देश छोड़ करके भागना पड़ा। तो जहाँ जहाँ भी युवाओं में असंतोष होगा, युवाओं में विद्रोह की भावना पनपेगी, युवाओं में विद्रोह जन्म लेगा, तो परिवर्तन होगा। ये होता आया है, ये कोई नई बात नहीं है। आज दुनिया में देख लीजिए, सुभाष चंद्र बोस ने भी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने युवाओं को इकट्ठा किया और इतनी बड़ी फौज खड़ी कर ली। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध उन्होंने आज़ाद हिंद फौज खड़ी कर ली। तो एक तो है कि युवाओं में असंतोष, युवाओं की ताकत को पहचानना, उनकी समस्याओं को दूर करना क्यों बेहद ज़रूरी होता है कि अगर युवा विद्रोह पे आ गए तो किसी भी चीज़ को धुआं उड़ाने में उनको वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि उनके पास शक्ति है। अब भारत में भी क्या है कि जाति व्यवस्था वही है जो नेपाल में 12% लोगों ने वहाँ सारी व्यवस्था को कब्जा किया हुआ है। यहाँ तो 6-7% लोग हैं ऐसे जो उन्होंने पूरे 90% व्यवस्था पर काबिज हैं। तो परिवर्तन जरूरी है और समाज में इसीलिए संतुलन होना चाहिए। सभी वर्गों के लोगों को, सभी समाज के सभी सेक्शन, सभी वर्गों के जितने भी लोग हैं, उन सभी को आगे आने का मौका मिलना चाहिए। सबको बराबर का हक मिलना चाहिए, बराबर का सम्मान मिलना चाहिए और उन्हें ये लगना चाहिए कि व्यवस्था में वो भी बराबर के भागीदार हैं। ये व्यवस्था उनकी व्यवस्था है। उन्हें ये नहीं फील होना चाहिए कि हमारी व्यवस्था नहीं है या इस व्यवस्था में हम कहीं नहीं हैं। हर किसी को ये महसूस होना चाहिए कि ये व्यवस्था उनकी है, ये व्यवस्था उनके लिए है और इस व्यवस्था के वो एक सम्मानजनक हिस्से हैं। ये फीलिंग आनी चाहिए, तब देश और समाज तरक्की करता है। जिस समाज में 80% लोगों को पढ़ने लिखने न दिया जाए, जिस समाज में 80% लोगों को आगे न बढ़ने दिया जाए, जिस समाज में 80% लोगों को अछूत और जो है कि निर्धन बना दिया जाए, उनको बेकार बना दिया जाए, उनको शिक्षा से दूर किया जाए, वो समाज कहाँ से तरक्की करेगा। एक कल्पना कीजिए, आज भारत की साइंस और टेक्नोलॉजी की उपलब्धियों पर गर्व होता है और चर्चा की जाती है। जब हमारे यहाँ खाली 20% लोगों को पढ़ने लिखने आगे बढ़ने का मौका मिला, तब ये हाल है कि हमारे आज साइंटिस्ट इतने आगे हैं, इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ हासिल कर रहे हैं हमारे वैज्ञानिक। जब हमारे 100% लोगों को पढ़ने लिखने का, बराबरी पर आने का, आगे बढ़ने का मौका मिला होता, उनको भी शिक्षा के क्षेत्र में बराबर का भागीदारी करने का मौका मिला होता, तो आज आप कल्पना कर सकते हैं कि साइंस के क्षेत्र में हमारा देश कहाँ होता। महात्मा गौतम बुद्ध ने एक इतना बड़ा ज्ञान दिया, अत दीपो भव, अपने अंदर के प्रकाश को जलाओ। कर्म और ज्ञान के आधार पर ही आप सब कुछ कर सकते हैं। उन्होंने कर्म और ज्ञान का रास्ता दिखाया। अगर हम उस रास्ते पर चले होते, आज से 3000 साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय बनाए गए भारत के अंदर, जब दुनिया, ऑक्सफोर्ड से 500 साल पहले विश्वविद्यालय बना और दुनिया में इतना एडवांस्ड ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय होने की तब कल्पना नहीं की जा सकती थी। आवासीय विश्वविद्यालय थे जहाँ 10,000 छात्र हुआ करते थे, 2,000 अध्यापक हुआ करते थे, जहाँ विज्ञान की पढ़ाई होती थी। सोचिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 500 साल पहले आज यह देश, उस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया, जला दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। कहा जाता है कि 90 लाख पुस्तकों को जलाया गया जातिवादी शक्तियों द्वारा। किसी आक्रांता ने, किसी विदेशी ने नहीं जलाया, भारत के लोगों ने ही जलाया। क्योंकि ज्ञान विज्ञान जो नहीं चाहते थे कि लोगों में ज्ञान और विज्ञान बढ़े, लोग पढ़े लिखे हों, लोग तरक्की करें, लोग आगे बढ़ें।
तो आज अगर वो दौर रहा होता नालंदा विश्वविद्यालय का, वो दौर रहा होता गौतम बुद्ध का, तो ये देश पता नहीं कहाँ होता। कितने वैज्ञानिक यहाँ, सब वैज्ञानिक ही होते, लेकिन 3000 सालों तक शिक्षा के दरवाजे बंद कर दिए गए, ज्ञान विज्ञान के सारे केंद्रों को नष्ट कर दिया गया, शिक्षा के केंद्रों को नष्ट कर दिया गया। शिक्षा को एक छोटा सा दरवाजा खोलकर सिर्फ कुछ लोगों के लिए रखा गया, सिर्फ कुछ लोगों के लिए। उसका परिणाम यह है कि आज हमें ट्रंप हड़का रहा है, यूरोपियन यूनियन हड़का रहा है, ऑस्ट्रेलिया हड़का रहा है, जिसको देखो वही हड़का रहा है, पाकिस्तान अलग से हड़का रहा है, चीन हड़का रहा है, सारे दुनिया के देश हमें सब हड़का है, इधर सब हड़का रहा है। तो कहने का मतलब है कि इस समाज में जब तक तरक्की के रास्ते, प्रगति के रास्ते, ज्ञान के रास्ते, शिक्षा के रास्ते, आगे बढ़ने के रास्ते अगर सभी के लिए दरवाजे नहीं खुलेंगे, सरकार इन विषयों पर ध्यान नहीं देगी, तो जनता में असंतोष होगा। असंतोष का परिणाम बुरा होता है, खासतौर से युवाओं में। नेपाल, इसके पर बंगाल, श्रीलंका के उदाहरण ये अपने आप में प्रूव करते हैं कि अगर युवाओं की समस्याओं को गंभीरता से नहीं देखा गया तो इनमें कभी भी उबाल आ सकता है और उसका परिणाम देश को भुगतना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के सरकारों की जिम्मेदारी है कि युवाओं की समस्या पर वो फोकस करें, युवाओं की समस्या पर ध्यान दें। ये देखें कि युवाओं की पूरी समस्याएं नहीं हल हो सकती, माना जा सकता है, लेकिन बहुत हद तक उनको हल करने की कोशिश की जा सकती है। उनको भरोसा दिलाया जा सकता है कि भाई आपके लिए काम किया जा रहा है, कभी रिजल्ट जल्दी आता है, कभी देर से आता है, लेकिन भरोसा जीतना ज़्यादा ज़रूरी है। और दुष्परिणाम इतना सामने है, जाहिर सी बात है, भारत एक प्रगतिशील देश है, हम विज्ञान और तमाम दूसरे क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे हैं। कोई भी राजनीतिक अस्थिरता देश का नुकसान करेगी, लोगों का नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा, देश की जो प्रोग्रेसिव एटमॉस्फेयर है देश के अंदर उसका नुकसान होगा। तो बेहतर होगा कि सरकारें इस तरफ ध्यान दें, युवाओं की समस्याओं पर ध्यान दें, युवाओं की महत्वाकांक्षाओं पर ध्यान दें, उनकी एस्पिरेशंस पर ध्यान दें, और ताकि ऐसे उबाल की स्थिति यहाँ पैदा न हो जो कि नेपाल जैसे देशों में है। नेपाल में जाति बस व्यवस्था का हुआ कि ऐसे अवसर बनाए जाएं, ऐसे अवसर पैदा किया जाए कि कोई जातिगत भेदभाव ना हो, सभी को समान अवसर मिले आगे बढ़ने का, सभी पढ़ लिख करके आगे बढ़ें। कोई भी चीज़ किसी वर्ग तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, उस पर सभी का हक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।